ऑफ सिनेप्स बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे इतना से सुनते। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 315, 316, 317, 318 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे एनसीईआरटी पेज नंबर 319 पर, जहां सबसे ऊपर की तरफ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जिसका हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज सिनेप्स। तो सीधे शुरुआत करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सिनेप्स। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे इतना से सुनते बच्चों। व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। आई रिपीट, सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आम भाषा में समझते हैं बच्चों, सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को कहा जाता है, जहां पर उन दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम का गैप हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक न्यूरॉन है, यहां पर दूसरा न्यूरॉन है, और उन दोनों न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम का गैप हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और इस तरह का दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है बच्चों, उसी जंक्शन को कहा जाता है सिनेप्स। अब ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। ये सिनेप्स में पहले आने वाला न्यूरॉन है, इसलिए इसको हम नाम देंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जबकि ये सिनेप्स में बाद में आने वाला न्यूरॉन है, इसे हम नाम देंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब खास बात देखिए बच्चों, जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एंटायरली इस जंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का सिर्फ टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट, जबकि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्रॉन डेंड्राइट्स वाला पार्ट जो है वही इस जंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और आप ध्यान से देखिए बच्चों, टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन जो इस जंक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसे नाम देंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और डेंड्रॉन डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन जो इस जंक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसे नाम देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बच्चों, अब अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेज के हिसाब से सिनेप्स की टेक्निकल डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन बताऊं तो आप ध्यान सुनिए। सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द टीलोडेंड्रिया ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्रॉन डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आम भाषा में हम देखें बच्चों, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिनेप्स की डेफिनेशन क्या होगी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहां पर हमने लिखा है बच्चों, सिनेप्स इज इक्वल्स टू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिनेप्स। अब हम ये समझते हैं बच्चों कि आखिर सिनेप्स का मकसद क्या है। तो आपके सामने आना चाहिए बच्चों, सिनेप्स वो जंक्शन है जिसकी मदद से दो न्यूरॉन्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, यानी एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के साथ शेयर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। यानी बच्चों, सिनेप्स इज द जंक्शन व्हिच हेल्प्स टू न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू व्हिच द इंफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूरॉन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर न्यूरॉन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सिनेप्स का मकसद है ताकि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ शेयर कर सके। अब देखिए बच्चों, आखिर किसी भी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन होती क्या है? नर्व इंपल्स होती है। हम पढ़ चुके बच्चों, नर्व इंपल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट है, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी इलेक्ट्रिकल करंट को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर ट्रांसफर करना चाहता है। और देखिए बच्चों, आप ये भी जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट में फ्लो कर सकती है। तो ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का गैप बच्चों, अगर वो गैप बहुत कम हो जाए, अप्रॉक्सिमेटली 0.2 नैनोमीटर के आसपास हो जाए, या फिर हम कह दें नेग्लिजिबल हो जाए, तब देखेंगे बच्चों क्या होगा? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो इंफॉर्मेशन है, जो नर्व इंपल्स है, वो डायरेक्टली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर ट्रांसफर हो जाया करती है। एंड सच सिनेप्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चों इन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, अगर वो ज्यादा हो जाया करता है, अगर वो गैप मान लेते हैं 20 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा, तो आप जानते हैं बच्चों, जो इसकी इलेक्ट्रिकल करंट है वो उस गैप को क्रॉस करके डायरेक्टली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नहीं पहुंच पाएगी। तो इस बार क्या होगा? ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा जंक्शन जहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ज्यादा हो जाने की वजह से इंफॉर्मेशन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक ट्रांसफर करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाए, सच सिनेप्स विल बी नोन एज केमिकल सिनेप्स। देखिए बच्चों, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसिस पर हमने यहां पर सिनेप्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। मैंने आपको बताया, अगर गैप बहुत ज्यादा होता है, अगर मोर देन 20 नैनोमीटर होगा, तो केमिकल्स को यूज किया जाएगा, इट वुड बी कॉल्ड एज केमिकल सिनेप्स। अगर गैप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, 0.2 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो वहां पर हम केमिकल्स को यूज नहीं करेंगे, सच सिनेप्स विल बी नोन एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला सिनेप्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज केमिकल सिनेप्स। मैं आपको बता चुका हूं, केमिकल सिनेप्स में हम न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स को यूज करेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी, स्टिमुलेटरी या फिर इनहिबिटरी। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे। और जो इन न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ एग्जांपल्स हैं आपको याद रखना है, जैसे कि एक्साइटेटरी में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना बच्चों एसिटाइलकोलिन, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एसीएच, और भी होंगे जैसे कि नॉरएड्रेनालिन, जिसको कहा जाता है नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सिम्पेथेटिन। उसी तरह बच्चों ग्लूटामेट भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ऑन द अदर हैंड, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, जैसे कि गाबा, गामा अमीनो ब्यूटाइलिक एसिड, डोपामिन, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन। तो ये तो कंफर्म बच्चों, केमिकल सिनेप्स में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने एनसीईआरटी पेज नंबर 319 का फिगर नंबर 21.3 है, और ये फिगर आपको समझाएगा द जंक्शन नोन एज केमिकल सिनेप्स। हम देख सकते हैं बच्चों, ये ऊपर की तरफ है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और नीचे की तरफ ये जो बच्चों, ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आप देख सकते हैं यहां टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इसे हम नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऑन द अदर हैंड, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स की जो मेम्ब्रेन है, उसे हम नाम देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और हमने कहा बच्चों, केमिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में अच्छा खासा गैप होगा, जिसे हम नाम देते हैं बच्चों सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखिए बच्चों, हम समझने जा रहे हैं केमिकल सिनेप्स में एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन पर कैसे ट्रांसफर करता है। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ये तो कंफर्म है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स की मदद से ट्रांसफर करेगा, शेयर करेगा। अब मुझे सोच के बताएं, केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे या फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? तो आपका आंसर होना चाहिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैंने देखा बच्चों, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगा, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचाई जा सके। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं बच्चों, आखिर न्यूरोट्रांसमीटर चाहे वो एक्साइटेटरी हो या इनहिबिटरी, न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से किस तरह से रिलीज होता है, आइए उसको समझते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, याद कीजिए, सिनेप्टिक नॉब में कुछ बल्बस स्ट्रक्चर है जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर फिल होते हैं बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब समझते हैं आखिर न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से रिलीज होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इस पर कुछ कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। आई रिपीट बच्चों, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहां पर पाए जाते हैं कैल्शियम वीजीसीस। और आपको एक और चीज याद रखिए बच्चों, जिस तरह से बाहर ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सिमिलरली ईसीएफ में कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। देखिए क्या होगा, जब तक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल नहीं पहुंचता है, ये कैल्शियम वीजीसीस ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जैसे ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल
जनरेट होगा। वो एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा बच्चों, वो एक्शन पोटेंशियल वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की फॉर्म में होते हुए कहां पहुंचेगा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। यानी कि जैसे ही स्टिमुलस हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचता है, जैसे ही इंपल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचेगी, जो कैल्शियम वीजीसी है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? ओपन हो जाएंगे। हमने देखा कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो कैल्शियम वीजीसी से खुलते ही कैल्शियम का क्या होगा बच्चों? रैपिड इन्फ्लक्स होने लगेगा इन द सिनेप्टिक नोड। खास बात क्या है, ये जो कैल्शियम अंदर आएगा ये सिनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन से बाइंड होने लग जाता है और सिनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन को डीस्टेबलाइज करने लग जाएगा। और खास बात क्या होगी बच्चों? लगातार कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ लगातार पुश होने लगेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फाइनली प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आकर फ्यूज हो जाएंगे और लगातार कैल्शियम की पुशिंग की वजह से अल्टीमेटली ये सिनेप्टिक वेसिकल्स यहां पर रप्चर हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं और इनके रप्चर होने से हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर। तो बस याद रखेंगे कैल्शियम आयन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और हमने देखा बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां से रिलीज होंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। लेकिन हम जानते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने मैसेज को लेकर कहां जाना होता है बच्चों? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो ये प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सिंपल डिफ्यूजन की मदद से पहुंच जाया करते हैं। देखो हम ये भी जानते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन पर लगे हुए रिसेप्टर्स से बाइंड होंगे। और याद कीजिए बच्चों मैंने आपको एक नाम बताया था, डेंड्राइट्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं? लिगेंड गेटेड चैनल या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जिन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? लिगेंड गेटेड चैनल्स। तो जो लिगेंड का मतलब होता है केमिकल्स, तो ऐसे चैनल जिनके गेट्स केमिकल्स की इन्फ्लुएंस में खुलते हो वो कहलाते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। देखिए क्या होगा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सिंपल डिफ्यूजन से होते हुए कहां पहुंचा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पर वो रिसेप्टर्स यानी लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड हो जाएगा और क्या होगा बच्चों? लिगेंड गेटेड चैनल के खुलने की वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कुछ चार्ज का फ्लो होगा और उसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक हल्का सा पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे हम नाम देंगे ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या नाम देंगे बच्चों? ग्रेडेड पोटेंशियल। मेडिकल कॉलेज की डेफिनेशन बच्चों आप मुझे सोच बताएं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से जो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है वो प्री सिनेप्टिक पर जनरेट होता है या पोस्ट सिनेप्टिक? हमने देखा बच्चों जो ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होगा वो जनरेट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई द ग्रेडेड पोटेंशियल, मेडिकल कॉलेज की डेफिनेशन ध्यान सुनिए बच्चों, द ग्रेडेड पोटेंशियल व्हिच जनरेट्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यू टू द न्यूरोट्रांसमीटर इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। शॉर्ट में इसको पीएसपी भी कहेंगे। अब देखिए बच्चों ये जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है ये दो अलग-अलग कैटेगरी का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे बात है बच्चों जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो जो ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनेगा, इट वुड बी टर्म्ड एज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल यानी ईपीएसपी। जबकि अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो जो ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनेगा, इट वुड बी टर्म्ड एज इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल यानी आईपीएसपी। तो इस बेसिस पर जो ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा उस बेसिस पर हम केमिकल सिनेप्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ईपीएसपी बनता है इट वुड बी टर्म्ड एज एक्साइटेटरी सिनेप्स, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, डीपोलराइज करेगा। और अगर आईपीएसपी बनता है इट वुड बी टर्म्ड एज इनहिबिटरी सिनेप्स और ये सिनेप्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा, हाइपर पोलराइज करेगा। अब देखिए बच्चों इन सभी बातों को हम एक फ्लो चार्ट की मदद से रिवाइज करते हैं, आप कनेक्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कैल्शियम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंपल डिफ्यूजन की मदद से सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहां पहुंचेगा बच्चों? ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर से बाइंड होगा और वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? लिगेंड गेटेड चैनल जिन्हें कहेंगे एलजीसीज, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या जनरेट होगा बच्चों? ग्रेडेड पोटेंशियल। और ये ग्रेडेड पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जनरेट हुआ है। दैट्स व्हाई इट विल बी टर्म्ड एज पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पीएसपी। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो जो पीएसपी बनेगा इट वुड बी ईपीएसपी और अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो जो पीएसपी बनेगा इट वुड बी आईपीएसपी। और जब ईपीएसपी बनेगा सच केमिकल सिनेप्स विल बी टर्म्ड एज एक्साइटेटरी सिनेप्स और अगर आईपीएसपी बनेगा देन सच केमिकल सिनेप्स विल बी टर्म्ड एज इनहिबिटरी सिनेप्स। अब देखिए बच्चों हमने दोनों टाइप के केमिकल सिनेप्स को वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज एक्साइटेटरी सिनेप्स। और जब मैं एक्साइटेटरी सिनेप्स की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात बच्चों प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से हम किसी भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की बात करेंगे। यहां पर मैंने एसिटाइल कोलिन को कंसीडर किया है और ये चीज कंफर्म है जब एक्साइटेटरी सिनेप्स होगा तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर एक्साइटेशन कॉज होगा, डीपोलेशन होगा। देखिए बच्चों फिर से आपके लिए बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत एनिमेशन बनाया है टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एक्साइटेटरी सिनेप्स। एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस पहुंचेगा जिसकी वजह से कैल्शियम वीजीसी यहां पर ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा। याद कीजिए जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज हो जाएंगे, अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएंगे और प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हो जाएंगे? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन सिंपल डिफ्यूजन करते हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगे हुए रिसेप्टर से आकर बाइंड होंगे और ये रिसेप्टर क्या बच्चों? लिगेंड गेटेड चैनल। एक खास बात याद रखें बच्चों, चैनल से तो सेलेक्टिवली परमेबल होंगे। लिगेंड गेटेड चैनल कुछ सोडियम के लिए भी होते हैं, कुछ पोटेशियम के लिए भी होते हैं, कुछ क्लोराइड के लिए भी होते हैं। आपको चीज याद रखिए बच्चों जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमेशा सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमेशा पोटेशियम या फिर क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड होंगे। तो हमने देखा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आएगा तो वो हमेशा सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड होगा और उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? यहां पर जो आपको दिखा रखे हैं ये है सोडियम चार्ज। तो सोडियम का क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज होंगे। और देखिए पहले ये पोस्टेटिव मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है लेकिन सोडियम के अंदर आने की वजह से हम पढ़ चुके हैं ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाया करती है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाती है। यानी इस मेम्ब्रेन का क्या हो चुका है बच्चों? डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन। और ऐसा सिनेप्स जिसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आकर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट कर दे, डीपोलराइज कर दे तो वो कहलाएगा एक्साइटेटरी सिनेप्स। और अब एक और खास बात समझिए बच्चों, एसिटाइल कोलिन जब रिसेप्टर से जुड़ा तो यहां पर एक्साइटेशन होगा, आगे चलकर इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो नर्व इंपल्स पूरे एक्सॉन से ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करेगी। लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का फिर से रेस्ट में आना जरूरी बच्चों और वो रेस्ट में सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये एसिटाइल कोलिन यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए बच्चों बहुत खूबसूरत फिजियोलॉजी है। क्या होता है यहां पर जो एसिटाइल कोलिन है उसको रिमूव करने के लिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम। देखो ये एंजाइम क्या करता है? ये एसिटाइल कोलिन को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, जैसे कि एक तो है एसिटिक एसिड और एक होगा कोलिन। एसिटिक एसिड तो बच्चों फर्दर CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाएगा और जो कोलिन होता है ये सिंपल डिफ्यूजन से वापस से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और क्या होगा? जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है बच्चों कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। नाम से पता चल रहा है कोलिन पर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो एंजाइम होगा कोलिन पर एसिटाइल को एंजाइम को ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से क्या बनेगा बच्चों? एसिटाइल कोलिन। और फाइनली उस एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। यानी यहां पर इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की रिसाइक्लिंग चलती रहती है। यहां पे एक छोटा सा गीत हम गुनगुना सकते हैं बच्चों। क्या होगा? एसिटाइल कोलिन आएगा, काम करेगा, टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोलिनेस्टरेज। फिर क्या होगा? कोलिन वापस चला जाएगा, एसिटाइल कोलिन बनेगा, आएगा, काम करेगा, टूटेगा, जाएगा। कौन जाएगा बच्चों? सिर्फ कोलिन। कौन बनेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन आएगा? एसिटाइल कोलिन। कौन काम करेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन टूटेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कोलिन। यानी कि कोलिन जाएगा, एसिटाइल कोलिन बनेगा, आएगा, काम करेगा, टूटेगा, जाएगा, बनेगा, आएगा, काम करेगा, टूटेगा और
चला जाएगा बच्चों। इस तरह से एक्साइटेटरी सिनेप्स यहां पर कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने लेकर जा रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग इनहिबिटरी सिनेप्स। इनहिबिटरी सिनेप्स अगर मैं पढ़ना है तो यहां पर मैं किसी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र करूंगा, जैसे मैंने यहां पर गाबा की बात की है। देखिए बच्चों, सेम कांसेप्ट है, स्टिमुलस आएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो कैल्शियम बीजीसी से वो खुलेंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होंगे वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे, अल्टीमेटली वो यहां पर रप्चर होंगे और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इस बार कहां रिलीज हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सिंपल डिफ्यूजन से होते हुए वो पहुंचेगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, वहां पर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। मैंने आपसे कहा था इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोटेशियम या फिर क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड होता है। गाबा के केस में आप जरूर याद रखें बच्चों, गाबा जो होता है वो क्लोराइड लिगेंड गेटेड चैनल से बाइंड होता है। यहां पर लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ क्लोराइड एल्जिसिस, और याद कीजिए बाहर की तरफ क्लोराइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा बच्चों, क्लोराइड अंदर की तरफ आने लगेगा। याद कीजिए, अगर कोई दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता जो कि पोटेशियम एल्जिसिस से जुड़ता, तो आप जानते हैं बच्चों पोटेशियम अगर होता तो वो अंदर से बाहर जाता तो मेम्ब्रेन तब भी अंदर से नेगेटिव होती, और जब क्लोराइड एल्जिसिस खुलेंगे क्लोराइड बाहर से अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन अब भी अंदर से नेगेटिव होती है। यानी कांसेप्ट ये है, जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है सोडियम एल्जिसिस होते हैं मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती है, डीपोलराइज होती है, एक्साइट होती है। ऑन द अदर हैंड जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से या फिर क्लोराइड के अंदर आने की वजह से मेम्ब्रेन अंदर से और नेगेटिव हो जाया करती है, हाइपर पोलराइज हो जाया करती है, इनहिबिटिव हो जाया करती है। तो हमने देखा यहां मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन हो चुका है, और याद कीजिए जब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी तो फर्दर स्टिमुलस को तब तक रिसीव नहीं कर पाएगी जब तक वो फिर से पोलराइज स्टेट में ना जाए। यानी कि हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन इनहिबिट हो चुकी है, एंड सच सिनेप्स विल बी नोन एज इनहिबिटरी सिनेप्स। अब देखिए बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल सिनेप्स। अब हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, यहां पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर मैं कहना चाहूंगा इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। एनसीईआरटी वर्ड बच्चों, यानी दोनों मेम्ब्रेन बहुत नजदीक होती है। याद कीजिए यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट या तो एब्सेंट होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, महज 0.2 नैनोमीटर। और खास बात देखिए बच्चों, यहां पर ये मेम्ब्रेन इतनी पास होती है, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इतनी पास होती है कि इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में गैप जंक्शन की मदद से जुड़ जाया करती हैं। और याद कीजिए बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं एनिमल टिश्यूज के दिनों में, आपको याद होगा गैप जंक्शंस अलाउज द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, अगर यहां पर मेम्ब्रेन के बीच में गैप जंक्शन होंगे तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो इंपल्स होगी, जो आयंस का फ्लो होगा, वो गैप जंक्शन से होते हुए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रैवल हो जाया करता है। तो हमने देखा बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में दोनों मेम्ब्रेन्स के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से गैप जंक्शंस की मदद से एक न्यूरॉन की जो इंपल्स है वो डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाया करती है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बिना रुके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाया करती है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब बच्चों, एनसीईआरटी की एक लाइन कंप्लीट करने का मैंने वादा किया है, तो एनसीईआरटी ने एक खूबसूरत स्टेटमेंट लिखा है, पहले पढ़कर बता रहा हूं, ध्यान सुने। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, ट्रांसमिशन का मतलब है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी सिनेप्स। ध्यान सुनो बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के दौरान इंपल्स का ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से प्रतीत होता है मानो कि एक ही एक्सॉन में इंपल्स का कंडक्शन हो रहा हो। याद कीजिए, जब किसी एक एक्सॉन में इंपल्स कंडक्ट होती है तो वो बिना रुके वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन फॉर्म में चलती चली जाती है। यहां पर आपने देखा बच्चों, क्लोज प्रॉक्सिमिटी गैप जंक्शन की वजह से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो करंट है वो बिना रुके वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाया करती है। और हमने देखा बच्चों, यहां पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेसिकल्स को रप्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाले सिनेप्स केमिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में हमेशा फास्टर काम करते हैं। एनसीईआरटी क्लियर लिखती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्सेस। पर खास बात है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का बेनिफिट है, पर इनका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को आप बीच में ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। यहां पर हम ट्रांसमिशन को बीच में नहीं रोक पाएंगे, कंडक्शन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अगर एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की मदद से वो दूसरे में ट्रांसफर होगा और दूसरे में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को आप बीच में कंडक्शन को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, जबकि केमिकल सिनेप्स इनके कंपैरिजन में स्लो होते हैं और उनका एडवांटेज है वहां पर हम कंडक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जाहिर सी बात है, अगर आप दो न्यूरॉन्स के बीच में कंडक्शन को जारी रखना चाहते हैं तो वहां पर आप एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्शन ना हो, कंडक्शन ब्लॉक कर दिया जाए, तो वहां पर आप इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को यूज कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट तो है, पर इनका डिमेरिट है यहां पर कंडक्शन की ब्लॉकिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी सिस्टम में रेयरली पाए जाते हैं। एनसीईआरटी क्लियर लिखती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन आवर बॉडी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। एक काम करते हैं जल्दी से इन दोनों सिनेप्स में हम डिफरेंसेस को समराइज कर लेते हैं। आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रिकल वर्सेस केमिकल। हमने देखा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ट्रांसमिशन फास्ट होगा, केमिकल में स्लो होगा। इलेक्ट्रिकल में सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत कम होता है, अप्रॉक्सिमेटली 0.2 नैनोमीटर, जबकि केमिकल में गैप ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल में हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात नहीं करते, केमिकल सिनेप्स बिना न्यूरोट्रांसमीटर के नहीं हो सकता है। फिर हमने देखा बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, जबकि केमिकल सिनेप्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो डिले होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है। मैंने आपसे कहा यहां पर कोई वेसिकल्स को रप्चर नहीं करना है, यहां पर कोई डिले नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, यानी कि जो सिनेप्टिक डिले है वो यहां पर एब्सेंट होगा, जबकि केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक डिले जरूर देखा जाता है। और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो ब्लॉकिंग होती है इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यही तो इनका डिसएडवांटेज है। ऑन द अदर हैंड केमिकल सिनेप्स में आप ब्लॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो हियर कम्स द एंड ऑफ अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। चलिए बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 320 पर, जहां पर एक बेहद दिलचस्प हेडिंग लिखा हुआ है दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। आपको पता होगा बच्चों, न्यूरल सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के अलोंग अलाइन होता है उसे नाम देते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इस बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों टॉपिक्स को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। तो पहली इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वो है द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। आपने एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में जब आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों एम्ब्रायोलॉजी में, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान गेस्ट्रुला स्टेज में तीन जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक्टोडर्म से वर्टिब्रेट्स की बॉडी में डोर्सल साइड पर एक सिंगल होलो ट्यूब का डेवलपमेंट होता है और ट्यूब को नाम दिया जाता है बच्चों न्यूरल ट्यूब। आई रिपीट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म से डोर्सल साइड पर एक सिंगल होलो ट्यूब का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और क्या होता है बच्चों, इसी न्यूरल ट्यूब से आगे चलकर कंप्लीट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। हमने देखा न्यूरल ट्यूब इंटरनली होलो होती है, इसलिए बच्चों इससे डेवलप होने वाला हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी होलो होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा ब्रेन भी इंटरनली होलो होता है, जबकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी इंटरनली होलो होती है। मैं आपको यही पर बता देता हूं बच्चों, ब्रेन की जो होलो कैविटीज होती है उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आई रिपीट, द होलो कैविटीज ऑफ ब्रेन आर रेफर्ड टू एज वेंट्रिकल्स, जबकि स्पाइनल कॉर्ड की जो होलो कैविटी होती है उसे कहा जाता है न्यूरोसेल या फिर सेंट्रल कैनाल। आपको डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस में बस इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म से एक होलो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं
न्यूरल ट्यूब और इसी न्यूरल ट्यूब से एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक बार हम यहां पर कवर कर लेते हैं। आप ध्यान से बच्चों एक्चुअली क्या होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान इस न्यूरल ट्यूब के हम दो पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये इसका ऊपर वाला पार्ट यानी एंटीरियर पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट यानी पोस्टीरियर पार्ट या फिर टेल वाला पार्ट या फिर कॉर्डल पार्ट। क्या होता है बच्चों बस इसको आप सुन लें। इस न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और बच्चों ब्रेन के लिए हमेशा एनसेफेलॉन सफिक्स को यूज करेंगे। आपको इतना याद रखना है एक्टोडर्म से बनती है होलो न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब से सीएनएस का फॉर्मेशन होता है। इस न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है जबकि इसी न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर यानी कॉर्डल पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। अब आपको पता होगा बच्चों हम अपने ब्रेन को तीन डिवीजन में डिवाइड करते हैं दैट इज फोरब्रेन, मिडब्रेन और हाइंडब्रेन। मैंने आपसे क्या कहा न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का फॉर्मेशन होता है यानी एनसेफेलॉन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है बच्चों जैसे जैसे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ती चली जाती है ये न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है ये आगे चलकर तीन स्वेलिंग्स का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको नाम बता देता हूं बच्चों प्रोसेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। क्या होगा बच्चों प्रोसेनसेफेलॉन आगे चलकर फोरब्रेन का फॉर्मेशन करेगा जबकि मेसेनसेफेलॉन आगे चलकर मिडब्रेन का फॉर्मेशन करेगा और रोम्बेनसेफेलॉन आगे चलकर हाइंडब्रेन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या होता है बच्चों जैसे जैसे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस करती है जो प्रोसेनसेफेलॉन होता है उसमें भी तीन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। नाम आपके सामने लिखे हुए बच्चों एक है टेलेनसेफेलॉन जो आगे चलकर सेरिब्रम का फॉर्मेशन करता है, एक होता है डाइएन्सेफेलॉन जिसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम तीन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बच्चों एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और एक और स्ट्रक्चर बनता है बच्चों दैट इज राइनेन्सेफेलॉन जो आगे चलकर ऑल्फैक्टरी लूप्स का फॉर्मेशन करता है। फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे टर्म्स आपको याद हो जाएंगे। इतना सुनो बच्चों हमने कहा जो एंटीरियर पार्ट है न्यूरल ट्यूब का वो बनाता है प्रोसेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन में हम तीन डिवीजन की बात करते हैं बच्चों टेलेनसेफेलॉन जो सेरिब्रम बनाता है, डाइएन्सेफेलॉन जिसमें हम एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं और राइनेन्सेफेलॉन जिसे ऑल्फैक्टरी लूप्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है बच्चों जो मेसेनसेफेलॉन वाला पार्ट है वही आगे चलकर मिडब्रेन का फॉर्मेशन करता है और मिडब्रेन में हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बच्चों एक तो है क्रूरा सेरेब्राई और एक होते हैं ऑप्टिक लोब्स जिनको मैमल्स के केस में नाम देंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और क्या होता है बच्चों रोम्बेनसेफेलॉन आगे चलकर हाइंडब्रेन का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली क्या होता है रोम्बेनसेफेलॉन में ही दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों एक तो है मेटेनसेफेलॉन जिससे आगे चलकर पोन्स एंड सेरिबेलम का डेवलपमेंट होता है और एक होता है माइलेनसेफेलॉन जो आगे चलकर मेडुला ऑब्लोंगेटा का फॉर्मेशन करता है। और आप जानते हैं बच्चों पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज हाइंडब्रेन। तो बस इतना याद रखिए बच्चों एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म से एक होलो ट्यूब बनती है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। इसी न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का फॉर्मेशन होता है प्रोसेनसेफेलॉन फोरब्रेन, मेसेनसेफेलॉन मिडब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन हाइंडब्रेन। और बच्चों इसी न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। इस हेडिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना बच्चों बस वो इतना है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होने वाली एक होलो न्यूरल ट्यूब से होता है। चलिए बच्चों अब मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड इंफॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूं दैट इज डेवलपमेंट टाइमिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए बच्चों इनका डेवलपमेंट टाइम आपको याद रखना है जैसे कि यहां पर हमने फ्लोचार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज करें बच्चों। हमारा जो ब्रेन होता है जब हम 2 साल की उम्र पर पहुंचते हैं हमारे ब्रेन का अप्रॉक्सिमेटली 70 to 80% पार्ट डेवलप हो जाया करता है जबकि हमारे ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट 100% डेवलपमेंट कंप्लीट होता है एट द एज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 6 इयर्स। यानी हम देख सकते हैं ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चों जब हमारी उम्र लगभग 6 साल के आसपास पहुंच जाया करती है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका डेवलपमेंट ब्रेन से पहले कंप्लीट हो जाया करता है। हमने लिखा बच्चों यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड जब हम 4 से 5 साल की उम्र में होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट 100% हो जाया करता है। तो यहां पर हमने बात करी बच्चों रिगार्डिंग द डेवलपमेंट टाइमिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको सीएनएस के बारे में थर्ड इंफॉर्मेशन जो शेयर करने जा रहा हूं दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आप ध्यान सुनिए बच्चों, कनेक्टेड रहेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान सुनेंगे बच्चों। मेडिकल कॉलेज में जाकर जब ओरिजिनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्टडी करेंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं आप जरूर करेंगे बच्चों, ध्यान सुनेंगे। जब आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे, जब आप उनके कट सेक्शन की स्टडी करेंगे तो वहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे बच्चों हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट आपको ग्रेइश नजर आता है जबकि कुछ पार्ट उसका व्हाइटिश नजर आता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जब आप स्टडी करेंगे तो उनका कुछ पार्ट आपको ग्रे कलर का नजर आता है और कुछ पार्ट आपको व्हाइट कलर का नजर आता है। तो देखिए बच्चों जो पार्ट ग्रे कलर का नजर आता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, जबकि जो पार्ट व्हाइट कलर का नजर आता है उसे नाम देते हैं व्हाइट मैटर। यानी बच्चों हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब ध्यान सुनेंगे, चाहे वो ग्रे मैटर वाला पार्ट हो चाहे वो व्हाइट मैटर वाला पार्ट हो, जाहिर सी बात बच्चों वहां पर क्या मिलेगा नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू तो वहां पर हम न्यूरॉन की बात जरूर करेंगे। एक चीज आप जरूर समझे बच्चों, जो नेकेड न्यूरॉन होता है उसका कलर ग्रेइश होता है, यानी कि सेल बॉडी, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और टीलोडेंड्रिया इसका नेचुरल कलर ग्रेइश होता है। लेकिन याद कीजिए एक्सॉन पर कभी-कभार व्हाइट कलर की माइलिन शेडेड डिपोजिशन भी हो सकता है। तो ऐसा एक्सॉन जिस पर माइलिन शेडेड डिपोजिशन होगा उसका कलर हमें व्हाइट नजर आएगा। अब देखिए बच्चों चाहे ग्रे मैटर वाला पार्ट हो चाहे व्हाइट मैटर वाला पार्ट हो वहां पर न्यूरॉन्स तो देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं रिगार्डिंग द व्हाइट मैटर। नाम से पता चल रहा है बच्चों ये वो पार्ट होगा जो कि व्हाइट कलर का नजर आएगा। तो कंफर्म है व्हाइट मैटर वाले पार्ट में न्यूरॉन का सेल बॉडी, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और टीलोडेंड्रिया वाला पोर्शन कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो याद कीजिए सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और टीलोडेंड्रिया ये न्यूरॉन के वो पार्ट होते हैं जिन पर कभी भी माइलिन शेडेड डिपोजिशन नहीं होता है, ये हमेशा ग्रेइश नजर आते हैं। तो व्हाइट मैटर वाले पार्ट में सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी और वो क्या होगा ओनली एक्सॉन। लेकिन एक्सॉन भी कौन सा होना चाहिए दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन। इसमें यहां पर लिखा भी है व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ओनली। जबकि अगर बात करें ग्रे मैटर, बच्चों ग्रे मैटर में माइलिन शीट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ग्रे मैटर में हमें सेल बॉडी देखने को मिलेगी, ग्रे मैटर में हमें डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे, ग्रे मैटर में हमें टीलोडेंड्रिया देखने को मिलेंगे और ग्रे मैटर में अगर एक्सॉन होंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगे बच्चों नॉन माइलिनेटेड। तो यहां पर हमने लिखा भी है ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डेंड्रॉन, साइटोन एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करें यहीं पर याद हो जाए, ध्यान सुनिए बच्चों। हम अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जब कट सेक्शन करके स्टडी करेंगे तो उनका कुछ पार्ट हमें ग्रे नजर आता है और कुछ पार्ट हमें व्हाइट नजर आता है। जो पार्ट ग्रे नजर आता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर और जो पार्ट व्हाइट नजर आता है उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। अब देखिए बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के हमें दो अलग-अलग टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर डायग्राम के लिए दो पोजीशन आपके सामने रखी है, पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2। आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए पोजीशन नंबर 1 में ग्रे मैटर बाहर की तरफ है जबकि व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है। ऑन द अदर हैंड पोजीशन 2 में हमने जस्ट रिवर्स कर दिया है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स में शेयर करने जा रहा हूं दोनों पोजीशन के, उन्हें फिलहाल आप एज इट इज याद कर लें, बाद में उन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों पोजीशन 1 जो होती है वो हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है जैसे कि
कि सेरिब्रम जैसे कि सेरिबेलम, यानी बच्चों सेरिब्रम और सेरिबेलम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर होगा जबकि अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होगा। ऑन द अदर हैंड कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो स्ट्रक्चर हैं जिनमें बाहर की तरफ तो व्हाइट मैटर होगा जबकि अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, हमने एनसीईआरटी पेज नंबर 320 हेडिंग शुरुआत की, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको उसका डेवलपमेंट बताया, एक्टोडर्म से बनकर आने वाली न्यूरल ट्यूब से एंटायर सीएनएस का डेवलपमेंट होता है। फिर हमने सीएनएस के डेवलपमेंट टाइमिंग की बात करी, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आया कि स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट है वो ब्रेन से पहले कंप्लीट हो जाया करता है। और लास्ट में डिस्कस किया दैट इज द हिस्टोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम दो स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करते हैं, एक तो है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले आज जो हम सीएनएस का पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ब्रेन। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने ले चलता हूं ब्रेन के बारे में। एनसीईआरटी पेज नंबर 320 फर्स्ट स्टेटमेंट आप ध्यान सुनेंगे बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। आपके सामने यहां पर हमने एनलाइटेंड ब्रेन का एनिमेशन डेवलप किया है, ध्यान सुनिए बच्चों। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। या कि जो आप जानते हैं ब्रेन हमारी बॉडी में सेंट्रल एक्सिस पर सिचुएटेड एक ऑर्गन है। किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना ये मेनली किसका काम होता है बच्चों, ब्रेन का। और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेने के बाद बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए कमांड जनरेट करना ये भी मेनली किसका फंक्शन होता है बच्चों, ब्रेन का। इसलिए एनसीईआरटी ब्रेन के लिए क्लियर स्टेटमेंट लिखती है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड इट एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब चलिए बच्चों, ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़े उससे पहले, ब्रेन के फंक्शंस हम स्टडी करें उससे पहले ब्रेन के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, एज आपको याद है बच्चों। जैसे कि एडल्ट ह्यूमन मेल में ब्रेन का ऑन एवरेज वेट होता है बच्चों लगभग 1400 ग्राम्स, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन फीमेल में ऑन एवरेज ब्रेन का वेट देखा जाता है 1250 ग्राम्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, हमने शुरुआत करी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने सीएनएस का डेवलपमेंट देखा, एक्टोडर्म से होता है, हमने सीएनएस के डेवलपमेंट टाइमिंग को देखा, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अरेंजमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब सीएनएस का पहला कंपोनेंट जो शुरू करें दैट इज ब्रेन। मैंने आपको ब्रेन का वेट बता दिया है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द ब्रेन। आप सभी जानते हैं बच्चों, ब्रेन को हमने अपनी बॉडी में टॉप मोस्ट रीजन यानी हेड रीजन पर सिचुएट कर रखा है। और आपको ये बताओ बच्चों, ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। हम जानते हैं ब्रेन में हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, हम पढ़ चुके बच्चों न्यूरॉन्स में सेंट्रल एब्सेंट होता है। तो इसीलिए अब हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि न्यूरॉन्स में हम जानते हैं डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अपने ब्रेन को 8 हड्डियों से मिलकर बने, वैसे ये स्केलेटल सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है, यहां पर आप ध्यान सुनिए बच्चों, हमने अपने ब्रेन को 8 हड्डियों से मिलकर बने एक क्रेनियल बॉक्स में कवर करके रखा है ताकि हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन दे सकें। बस इतना याद रखेंगे, ब्रेन इज सिचुएटेड एट द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द बॉडी, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल बॉक्स। और जो क्रेनियल बॉक्स टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनता है, यहां पर नाम लिखे हुए मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। एक तो होती है फ्रंटल बोन, दो होती है पैराइटल बोन्स, दो होती है टेम्पोरल बोन्स, एक होती है ऑसिपिटल बोन, एक होती है स्फिनोइड बोन और एक होती है एथमोइड बोन। बच्चों इन सभी बोन्स की लोकेशन को विजुअलाइज करने के लिए हमने एक और डायग्राम लिया है, वैसे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और वहां पड़े या यहां पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बच्चों, हमने यहां पर क्रेनियल बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन समझाया, आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे की तरफ ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन, पीछे की तरफ ये कौन सी है, ऑसिपिटल बोन, साइड में जो दो बोन्स होती है उन्हें नाम दिया जाता है टेम्पोरल बोन, जबकि ऊपर की तरफ जो दो बोन्स होती है उन्हें नाम दिया जाता है पैराइटल बोन्स। अभी मैंने 6 बोन्स के बारे में बात किया है, यानी बच्चों क्रेनियल बॉक्स का एंटीरियर साइड कवर करती है फ्रंटल बोन, पोस्टीरियर साइड कवर करती है ऑसिपिटल बोन, जिसका रूफ बनाती है वो है पैराइटल बोन्स, लेटरल वॉल बनाती है टेम्पोरल बोन्स। इसमें क्या होता है बच्चों, एक और बोन होती है दैट इज स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ क्रेनियल बॉक्स। और बच्चों फ्रंटल और स्फिनोइड के बीच में एक और छोटी सी बोन प्रेजेंट होती है दैट इज एथमोइड बोन। आपको फिलहाल बस इतना याद रखना है, हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और उसके लिए हमने अपने ब्रेन को 8 हड्डियों से मिलकर बने एक बक्से में संभाल कर रखा है एंड दैट बक्सा इज नोन एज क्रेनियल बॉक्स। अब खास बात देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, हमने अपने ब्रेन को हड्डी के एक बक्से में रखा है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ब्रेन और उन बोन्स के बीच में गैप पाया जाता है। अब आप खुद सोचिए बच्चों, अगर ब्रेन और बोन के बीच में गैप होगा तो हो सकता है कि हमारा ब्रेन उन बोन्स के कांटेक्ट में आ सकता है, यानी हमारा ब्रेन उन बोन से टकरा सकता है। और अगर ब्रेन बोन से टकराएगा, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। अगर देखिए ब्रेन अगर बोन से टकराएगा तो शायद हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बोन और ब्रेन के बीच के गैप को फिल करना होगा, उसे हमें यहां पर भरना होगा। जिस तरह से आप जानते हैं, जब हम मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद कर लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मार्केट से टेलीविजन खरीद कर लाते हैं, आप जानते हैं टेलीविजन कार्टन में पैक होकर आती है। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए बच्चों कार्टन जो है वो तो क्रेनियल बॉक्स है, जबकि टेलीविजन जो है वो हमारा ब्रेन है। अब देखिए बच्चों, जो टेलीविजन है वो कार्टन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उनके बीच में थर्मोकोल की लेयर बनाई जाती है। तो बच्चों सिमिलरली आप डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, देखिए ये जो व्हाइट कलर से आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये तो है क्रेनियल बोन्स, यहां पर मेंशन किया गया है द बोन्स ऑफ स्कल। और अंदर की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या है, ब्रेन। मैं आपको बता चुका हूं, ब्रेन की जो होलो कैविटीज होती है, यहां पर जो होलो कैविटीज होती है उन्हें नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अभी बोन और ब्रेन के बीच में गैप नजर आ रहा है, तो इस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें ब्रेन को कवर करना होगा जिस तरह से थर्मोकोल टीवी को कवर करता है। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई 3 मेम्ब्रेन्स ब्रेन को कवर करती हैं। और बच्चों कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई वो जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन को कवर करती हैं, दोस 3 मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द मेनिंजेस और मेनिंग्स कहा जाता है। बच्चों ब्रेन का वेट हमने पढ़ा, ब्रेन की लोकेशन हमने पढ़ी, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़े। उससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। मैंने आपको इतना कहा, एनसीईआरटी ने यहां पर ज्यादा नहीं लिखा है बच्चों, पर फिर भी इसको थोड़ा समझ लेंगे, आप ध्यान सुनेंगे। ब्रेन को बोन से कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए ब्रेन और बोन के बीच में कनेक्टिव टिश्यू की बनी 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिन्हें हम नाम देते हैं मेनिंजेस। बच्चों बाहर से अंदर की तरफ, अगर इन कवरिंग्स का, इन मेनिंजेस का मैं आपको नाम बताऊं तो आपको जरूर याद रखना है, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। लगे एक और चीज सुनिए बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ एरेक्नॉइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। यानी बच्चों एरेक्नॉइड जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, इन तीनों मेम्ब्रेन्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुनिए बच्चों। देखिए यहां पर आपके सामने ये स्कल की बोन है, यहां पर ये ब्रेन है। देखिए बच्चों, बोन और ब्रेन के बीच में हमने 3 मेम्ब्रेन्स को यूज किया है। पहले बाहर से अंदर की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली लेयर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट वुड बी ड्यूरा मैटर। तो ध्यान सुनिए बच्चों, ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ड्यूरा मैटर इज द फर्स्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ड्यूरा मैटर बच्चों रिजिड होती है, टफ होती है, स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। तो इसका मेन मकसद क्या है बच्चों, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जो ड्यूरा मैटर होती है वो बोन से टाइटली अटैच होनी चाहिए, जबकि पाया मैटर ब्रेन से टाइटली अटैच होनी चाहिए, तभी जो है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल सकेगी। यानी हम कह सकते हैं ड्यूरा मैटर के ऊपर कोई स्पेस नहीं होता है, जबकि पाया मैटर के नीचे कोई स्पेस नहीं होता है। आप जानते हैं बच्चों, ऊपर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपी, जबकि नीचे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब। तो हम कह सकते हैं ड्यूरा मैटर के ऊपर कोई स्पेस नहीं होगा, यानी कह सकते हैं एपी ड्यूरल स्पेस नहीं होगा, पाया मैटर के नीचे कोई स्पेस नहीं होगा, यानी सब पाया मैटर स्पेस नहीं होगा। पहले चीज को और समझिए बच्चों, चाहे वो
वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों के चारों तरफ मेनिंजेस पाई जाती है ताकि दोनों को प्रोटेक्शन दी जा सके। मेनिंजेस जो ब्रेन के चारों तरफ होती है उन्हें कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस, और मेनिंजेस जब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होती है उन्हें नाम दिया जाता है स्पाइनल मेनिंजेस। पर खास बात है बच्चों, जो क्रेनियल ड्यूरामेटर होती है उसके ऊपर स्पेस नहीं होता है, लेकिन जो स्पाइनल ड्यूरामेटर होती है वहां पर उसके ऊपर स्पेस पाया जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, यानी कि क्रेनियल ड्यूरामेटर के ऊपर यानी एपिड्यूरल स्पेस एब्सेंट होगा, जबकि स्पाइनल ड्यूरामेटर में एपिड्यूरल स्पेस पाया जाता है। अब बच्चों एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरामेटर जो होती है वो भी डबल लेयर होती है। यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, ड्यूरामेटर के आपको दो लेयर दिखाई है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर लिखे बच्चों जैसे कि ऊपर वाली जो कि बोन से अटैच है उसे कहते हैं पेरिऑस्टियल लेयर, और उसके नीचे वाली को कहा जाता है मेनिंजियल लेयर। और इन दोनों लेयर से मिलकर क्या बनती है बच्चों, ड्यूरामेटर। आपको इतना याद रखना है, ड्यूरामेटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, इट इज द फर्स्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, और ये बोन से टाइटली अटैच होती है। ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस नहीं पाया जाता है जब हम क्रेनियल मेनिंजेस की बात करें। देखिए बच्चों, ड्यूरामेटर के नीचे स्पेस पाया जाता है। आप देख सकते हैं ड्यूरामेटर के नीचे यहां पर स्पेस है, और ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस होगा उसे हम नाम देते हैं बच्चों सब ड्यूरल स्पेस। और सब ड्यूरल स्पेस में एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं सीरस फ्लूइड। अब खास बात देखिए बच्चों, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था ड्यूरामेटर इज कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए, ड्यूरामेटर इज कंपोज्ड ऑफ इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जब यहां पर हम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ड्यूरामेटर में कोलेजन फाइबर्स के बंडल भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ड्यूरामेटर की जो दोनों लेयर होती हैं वो कोलेजन फाइबर्स की मदद से आपस में चिपकी होती है, अटैच होती है। पर डायग्राम में ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ जगहों पर कोलेजन फाइबर के एब्सेंट होने की वजह से ड्यूरामेटर की दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं, दोनों लेयर के बीच में गैप जनरेट हो जाता है, एंड दिस गैप इज रेफर्ड टू एज क्रेनियल वीनस साइनस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, ब्रेन को बोन से कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए ब्रेन के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की तीन मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मेनिंजेस। बाहर से अंदर की तरफ हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ी बच्चों दैट इज ड्यूरामेटर, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, द फर्स्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन व्हिच इज टाइटली अटैच्ड टू द क्रेनियल बोन्स। ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। चलिए बच्चों, अब हम सेकंड मेम्ब्रेन की बात करने जा रहे हैं व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली मैमल्स दैट इज एरेक्नॉइड। पहला बच्चों, एरेक्नॉइड जो होती है वो ड्यूरामेटर के कंपैरिजन में पतली होती है, ड्यूरामेटर के कंपैरिजन में नाजुक होती है, डेलिकेट होती है। और बच्चों एरेक्नॉइड जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। यहां पे जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है दैट रिप्रेजेंट्स एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, एरेक्नॉइड को एरेक्नॉइड इसलिए कहा गया है क्योंकि आप एनिमल डाइजेस्ट में पढ़ते हैं बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास आती है एरेक्निडा। आप जानते हैं बच्चों, एरेक्निडा में उन एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि वेब का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है इसमें भी हमें वेब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। ये खास बात नहीं है, खास बात ये है बच्चों, एरेक्नॉइड के नीचे भी स्पेस पाया जाता है। आप देख सकते हैं एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होगा इसे हम नाम देते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। देखिए बच्चों, सब ड्यूरल स्पेस में था सीरस फ्लूइड, ऑन द अदर हैंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ। जब नाम आया है सीएसएफ तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर फ्लूइड होता है, ये एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है, बिल्कुल लिम्फ जैसा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। इसमें बच्चों नाम से पता चल रहा है ऐसा फ्लूइड जो कि हमारे सेरिब्रो यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंटरनली होलो होते हैं, तो जो सीएसएफ होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मिलता है, यानी ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में सीएसएफ होगा। साथ ही साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है उसमें भी सीएसएफ पाया जाता है। बच्चों जब नाम आया है सीएसएफ, मैं आपको सीएसएफ के इन जनरल कुछ फंक्शन यहीं पर समराइज कर देता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। सीएसएफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है हमारे ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करना यानी हल्कापन प्रदान करना। आप देख सकते हैं बच्चों, ब्रेन के अंदर तो सीएसएफ होगा ही, कैसे आएगा हम समझेंगे। ब्रेन के बाहर सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी सीएसएफ भरा हुआ है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सीएसएफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करना। इसलिए तो बच्चों जो 1400 ग्राम का ब्रेन होता है सीएसएफ की वजह से वो हमें मात्र 180 ग्राम का वजन महसूस करवाता है। तो इसमें याद रखेंगे सीएसएफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करना। इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों, ये हमारे ब्रेन को बाहर से आने वाले जर्क और शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कह सकते हैं सीएसएफ एक्ट एज ए कुशनिंग पैड एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक और जर्क्स। देखिए बच्चों, सीएसएफ का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन समराइज कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं कौन हेल्प करता है बच्चों, सीएसएफ। आपको इतना याद रखना है, आउटर मोस्ट कवरिंग ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस नहीं है, ड्यूरामेटर के नीचे स्पेस है, ड्यूरामेटर के नीचे द मैमेलियन कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंस ऑफ एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। अब देखिए बच्चों, एरेक्नॉइड के नीचे स्पेस जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें क्या भरा हुआ है सीएसएफ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एरेक्नॉइड के ऊपर जहां पर ये क्रेनियल वीनस साइनस होता है, एरेक्नॉइड मेंबर से कुछ एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन से कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस बन जाया करते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं एरेक्नॉइड विलाई। अब डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एरेक्नॉइड के ऊपर जहां कहीं भी क्रेनियल वीनस साइनस होगा, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन से कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस बनते हैं जिन्हें कहते हैं एरेक्नॉइड विलाई। और एरेक्नॉइड विलाई का सिग्निफिकेंस होता है बच्चों, सब एरेक्नॉइड स्पेस से सीएसएफ को एब्जॉर्ब करके कहां पर और कर देना बच्चों, क्रेनियल वीनस साइनस में, और फिर यहां से ये सीएसएफ इंटरनल जुगुलर वेन की मदद से होता हुआ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है। बच्चों हम पहली मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं ड्यूरामेटर, दूसरी हम पढ़ चुके हैं दैट इज एरेक्नॉइड। चलिए बात करते हैं द इनर मोस्ट द थर्ड कवरिंग ऑफ द ब्रेन दैट इज पायामेटर। देखिए यहां पर आपको जो लाइट ग्रीनिश कलर से दिखाई गई है वो है पायामेटर। वैसे एक्चुअली में पायामेटर को रेड कलर से प्रेजेंट करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे, बिकॉज़ बच्चों पायामेटर इज द हाईली वस्कुलर लेयर। इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है व्हिच इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, तब जाकर तैयार होती है पायामेटर। यानी कह सकते हैं पायामेटर ट्रांसपेरेंट होती है और हाईली वस्कुलर होती है, एंड इट इज टाइटली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां ब्रेन में भी जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेरिब्रम को। हम पढ़ेंगे सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहां से देखिए बच्चों, सेरिब्रम में भी ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई, हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिए इसमें क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ध्यान रखिए बच्चों, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें इस तरह से कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, एंड दीस फोल्ड्स आर रेफर्ड टू एज गाइराई एंड सल्काई। सिग्निफिकेंस के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। अब इसमें याद रखिए बच्चों, ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम अंदर से होलो है, कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल। सेरिब्रम का जो आउटर मोस्ट पार्ट उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें कई सारे गाइराई एंड सल्काई नाम के फोल्ड्स पाए जाते हैं। अब डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कौन टाइटली अटैच है, दैट इज पायामेटर। देखिए क्या होता है, पायामेटर का वो पार्ट, इतना सुनेंगे, पायामेटर का वो पार्ट, आप ध्यान से देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर ये ग्रीनिश कलर की लेयर कौन सी बच्चों, पायामेटर। पायामेटर का वो पार्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फोल्ड्स में एम्बेडेड हो जाती है, पायामेटर का ये वाला पार्ट जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फोल्ड्स में एम्बेडेड हो जाती है, उसी को नाम दिया जाता है बच्चों टेला कोरोइडिया, यानी कि
टेला कोरोइडिया उस पाया मैटर को कहा जाता है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फोर्स में एम्बेडेड हो जाती है। फिर एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इस टेला कोरोइडिया से, इसी एम्बेडेड पाया मैटर से कुछ पर्टिकुलर साइट्स पर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसी एम्बेडेड पाया मैटर यानी टेला कोरोइडिया से कुछ पर्टिकुलर साइट्स पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि ब्रेन वेंट्रिकल्स में हैंग हो जाया करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, पाया मैटर इज टाइटली अटैच्ड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पाया मैटर जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फोर्स में एम्बेडेड हो जाया करती है, उसी पाया मैटर का नाम क्या होता है, टेला कोरोइडिया। और जो इसी टेला कोरोइडिया से आगे चलकर कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि ब्रेन वेंट्रिकल्स में जगह जगह पर हैंग होकर कुछ स्ट्रक्चर्स का फंक्शन करता है, एंड दीस स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज कॉरोइड प्लेक्सस। व्हाट आर कॉरोइड प्लेक्सस? कॉरोइड वर्ड का मतलब होता है बच्चों कैपिलरीज, जबकि प्लेक्सस वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क, या फिर कुछ हम कह सकते हैं कॉरोइड प्लेक्सस आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच हैंग्स इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। देखो क्या होता है, इसी कॉरोइड प्लेक्सस का मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इन्हीं कॉरोइड प्लेक्सस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहीं से फिल्ट्रेशन से सीएसएफ का फॉर्मेशन हो जाया करता है। बस आपको इतना याद रखना है, हमने यहां पर बोन और ब्रेन के बीच में कनेक्शन को रोकने के लिए कनेक्टिव टिश्यू बनी हुई तीन मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया है, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरिथ्मॉइड एंड पाया मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन, द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और उसको हम शुरू करें उससे पहले हमें बस फिलहाल इतना याद रखना होगा बच्चों कि ब्रेन के किस किस पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और उसको याद करने के लिए आपके मॉड्यूल का बॉक्स हमने यहां पर फिर से ड्रॉ किया है। आपको बता चुका हूं बच्चों, हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन प्रोसेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफ्लॉन। आपको ये बॉक्स एज इट इज याद करना होगा बच्चों। फोर ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन में हम दो स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं, ऑप्टिक लोब्स यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्रम। और लास्टली हाइंड ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे, पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये बॉक्स आपको मेमोराइज कराना है, आपको ये सारे कंपोनेंट्स टिप्स पर होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाम से पता चल रहा है ब्रेन का वो पार्ट जो कि सबसे ऊपर की तरफ होगा, सबसे आगे की तरफ होगा, उसे हम नाम देंगे फोर ब्रेन। ब्रेन का वो पार्ट जो कि बीच में होगा उसे हम नाम देंगे मिड ब्रेन, और ब्रेन का वो पार्ट जो कि सबसे नीचे की तरफ होगा, सबसे पीछे की तरफ होगा, उसे हम नाम देंगे बच्चों हाइंड ब्रेन। और इन सभी डिविजन्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें आप जरूर याद कराएंगे। फोर ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन में हम दो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ऑप्टिक लोब्स एंड क्रूरा सेरेब्रम। और हाइंड ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो नेक्स्ट टर्न पर आने से पहले आप कोशिश करें ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए। पर एक बार मैं आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 320, एनसीईआरटी ने जो ब्रेन का मिड सैजिटल सेक्शन बनाया है वो आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। एनसीईआरटी ने लिखा है फिगर नंबर 21.4, दिस इज द डायग्राम शोइंग द सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बच्चों सैजिटल का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आप देख सकते हैं यहां पर हम ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ब्रेन का ये वाला पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट है बच्चों फोर ब्रेन। फोर में देखिए ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। यहां पर ये जो ब्लूइश चैम्बर आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसे नाम दिया जाता है डायंसेफ्लॉन। वैसे इस डायग्राम में ऑल्फैक्टरी लोब्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो फिलहाल बस इतना याद रखेंगे, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स कंस्टिट्यूट्स फोर ब्रेन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं पहले हाइंड ब्रेन की बात करूं तो देखिए तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप एक चीज जानते हैं बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक्सटेंशन से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला को मिलाकर हमने नाम दिया हाइंड ब्रेन। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए मिड ब्रेन की लोकेशन क्या होगी तो मिड ब्रेन विल बी सिचुएटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ध्यान से देखिए, ये जो छोटा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिड ब्रेन। ये बात मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में लेबलिंग में एक मिस्टेक करके बच्चों, अगर ध्यान से देखें एनसीईआरटी ने मिड ब्रेन लेबल किया है इस ब्लूइश वाले पार्ट को, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो ब्लूइश चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर ये डायंसेफ्लॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो एनसीईआरटी ने डायंसेफ्लॉन को मिड ब्रेन लेबल कर दिया है, जो कि लेबलिंग बिल्कुल गलत होगी। तो इतना याद रखेंगे, हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आप एक और चीज को समझें, ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एक स्ट्रेट एक्सिस में लाई करते हैं। आप डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। वैसे स्पाइनल कॉर्ड भी उसी एक्सिस में लाई करती है, पर हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ब्रेन के तीन कंपोनेंट हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, और ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट एक्सिस में लाई करते हैं। इसलिए बच्चों इन तीनों को मिलाकर एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो बच्चों मैं आपको यहां पर एक चीज इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें एनसीईआरटी ने लिखा था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स ब्रेन स्टेम, और वो स्टेटमेंट सरासर गलत था बच्चों, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं मिड ब्रेन तो ब्रेन स्टेम का पार्ट है, लेकिन हाइंड ब्रेन कंप्लीटली ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। अब देखिए, हाइंड ब्रेन के सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, पॉन्स और मेडुला, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट बनाते हैं। सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। तो पुरानी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स ब्रेन स्टेम, जो सरासर गलत है। इसलिए बच्चों नई एनसीईआरटी ने उस पॉइंट को रेक्टिफाई कर दिया है। एनसीईआरटी ने पेज नंबर 321 पर लास्ट में क्लियरली मेंशन किया है, द थ्री मेजर रीजन्स ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंस्टिट्यूट्स द ब्रेन स्टेम। और बच्चों ब्रेन स्टेम का जो मेन फंक्शन है एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ब्रेन स्टेम डेवलप्स कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इतना याद रखेंगे, हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर से आपके सामने मैं वो बॉक्स रख रहा हूं, इस बॉक्स को आप नेक्स्ट नंबर याद कराएंगे बच्चों। फोर ब्रेन में हम तीन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन में हम दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऑप्टिक लोब्स एंड क्रूरा सेरेब्रम। हाइंड ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन।